वो साया देखा, साये को बार बार देखा, उसको उसकी आवाज आई थी, उसको बार बार पुकार रही थी। स्वागत है आपका फिर से एक बार डर डायरी के एक और एपिसोड में, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। हमने एक छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है, 10,000 सब्सक्राइबर का। ये माइलस्टोन मेरी और मेरी टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है शायद ये बताना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन ये सब आपकी मोहब्बत, आपके प्यार, आपके सपोर्ट की वजह से मुमकिन हुआ है। तो मैं इसलिए सबको, सारे सब्सक्राइबर्स को या वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हैं, मेरे रिप्लाईज़ का वेट करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का खुद पर्सनली रिप्लाई कर सकूँ और हम एक छोटी सी फैमिली या कम्युनिटी बनते जा रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और द डर डायरीज़ हम सब, मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कहानियाँ लाते रहेंगे। आज की कहानी हम लाए हैं पहाड़ों से। पहाड़ों में अक्सर लोगों को जाना पसंद होता है। वो लोग जो शायद सिटी के हसल बसल से परेशान हो जाते हैं, वो छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों पे निकल जाते हैं या फिर ऐसी ऑफबीट जगहों पर जाते हैं जहाँ थोड़ी सी खामोशी मिल जाती है उनको। पहाड़ों के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, बस वादियाँ, ठंडी हवा और खामोशी। लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं जिनसे अगर आपका सामना हो जाए तो बेहतर यह है कि आप वहाँ से जल्द निकल जाएं, क्योंकि ये एंटिटीज़ या ये जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर आपसे लिपट गईं, आपको पकड़ लिया या आपसे चिपक गईं तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी इसी पहाड़ों की एक ऐसी एंटिटी के बारे में है। आज की कहानी है अनिरुद्ध और फाल्गुनी की। साल 2020। ये साल हम सबकी मेमोरी में छप सा गया है, शायद कभी इरेज होगा नहीं, और इसकी वजह है ग्लोबल लॉकडाउन, कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से। वो साल और वो लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए अलग अलग तरीके का सबब बना, अलग अलग तरीक़ों की उसमें चीज़ें हुई। कुछ लोग एक दूसरे से बहुत देर तक, बहुत दिनों तक नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, जैसे कि अनिरुद्ध और फाल्गुनी। लॉकडाउन जब लगा तो उस वक्त इन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए कुछ महीने हो गए थे, और क्योंकि अनिरुद्ध एक मीडिया फर्म में काम करता था और वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में था, तो उसके पास एक प्रेस कार्ड भी था। और लॉकडाउन के कुछ दिन बाद ही गवर्नमेंट ने एसेंशियल सर्विसेज और प्रेस को बाहर निकल के काम करने की इजाज़त दी थी विद फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स। फाल्गुनी क्योंकि एक रिटेल सेल्स में थी तो वो ऑब्वियसली घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। लॉकडाउन के ड्यूरिंग क्योंकि फाल्गुनी और अनिरुद्ध दोनों ही कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर रहे थे, कुछ दिन तक एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे, तो अनिरुद्ध ने अपना प्रेस कार्ड यूज़ करके, प्रोटोकॉल्स फॉलो करके फाल्गुनी के पास जाने का फैसला किया। वो कुछ दिनों के लिए फाल्गुनी के पास आ गया और दोनों साथ में रहे। तो इसी तरह से अनिरुद्ध कभी अपने घर 2-3 दिन के लिए चले जाया करता था, कभी वो फाल्गुनी के पास 2-3 दिन के लिए आके रहने लगता था, और इसी वजह से दोनों की जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ गई थीं और कहीं ना कहीं दोनों का एक स्टेडी रिलेशनशिप अनकहा शुरू हो गया था। और फाल्गुनी को ये बात बहुत पसंद आई थी कि वो एफर्ट्स करके, प्रोटोकॉल्स फॉलो करके, कोविड के ड्यूरिंग, लॉकडाउन के ड्यूरिंग उससे मिलने, उसके साथ वक्त बिताने, उसके साथ रहने, उसके घर आ जाया करता है। फिर आया अगस्त 2020। अगस्त में काफ़ी वक्त लॉकडाउन में बिताने के बाद गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को पार्शियली ओपन करने का फैसला लिया था, जब कोविड केसेस थोड़े से कम हो गए थे। और पार्शियल लॉकडाउन खोलते वक्त कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे जो लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या जो लोग जॉब पर जा रहे हैं उनके लिए। यहीं पे एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते फाल्गुनी के पास एक रील आती है जिसमें एक जगह का जिक्र होता है, मुंशियारी। अभी ये दोनों कुछ दिन पहले ही एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अब पार्शियल लॉकडाउन खुला है तो कहीं घूमने चलते हैं, बिकॉज
अभी तक इतने महीने तक इन दोनों ने ट्रैवल नहीं किया था और दोनों को ही ट्रैवल करना बहुत पसंद था। दोनों को ही माउंटेन्स बहुत पसंद थे, दोनों को ही माउंटेन्स में वक्त बिताना बहुत पसंद था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से दोनों ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे और दोनों को लॉन्ग ड्राइव भी बहुत पसंद थी। तो जैसे ही पार्शियल लॉकडाउन खुला और मुंशियारी की रील फाल्गुनी के सामने आई, उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वो रील अनिरुद्ध को इंस्टाग्राम पे भेजी और बोला चलें क्या। अनिरुद्ध ने वो रील देखी, वो देखा, उसके व्यूज़ देखे, उसका मुंशियारी की जगह देखी और फ़ौरन रिप्लाई कर दिया, हाँ बिल्कुल चलते हैं ना। ये देखकर फाल्गुनी बहुत खुश हुई। उसने एकदम से प्लानिंग शुरू कर दी। उसने रूट प्लान देखा, रूट प्लान उसने बना लिया, कहाँ जाएंगे, मुंशियारी में कहाँ रुकेंगे, वो सारा प्लान कर लिया। मुंशियारी में कोई ट्रैकिंग पॉइंट है तो वहाँ जाएंगे, वो सारा उसने प्लान कर लिया था। वेबसाइट्स पे जाकर उसने बुकिंग शुरू कर दी थी। सब कुछ एकदम से उसने प्लान करना शुरू कर दिया था। शी वॉज वेरी एक्साइटेड। फिर तय हुआ आने वाले थर्सडे को ऑफिस से हाफ डे लेकर तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास ही लोग निकल जाएंगे। मुंशियारी पहुंचने में 14 घंटे लगभग लगेंगे, रुकते रुकाते जाएंगे। तो 14 घंटे में जब पहुंचेंगे तो अर्ली मॉर्निंग, रात को किसी वक्त वहां पहुंचेंगे और अपना आराम से अगले कुछ दिन वहां बिताएंगे। लेकिन क्योंकि अनिरुद्ध प्रेस में था और क्योंकि प्रेस वालों का काम बहुत ज़्यादा कम हुआ नहीं था, तो अचानक से अनिरुद्ध के पास बहुत सारा काम आ गया उस दिन। और जहां ये लोग निकलने वाले थे 2-3 बजे, अनिरुद्ध फ्री भी नहीं हुआ था शाम को 5 बजे तक। फाल्गुनी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हुई थी, पर अनिरुद्ध का काम था, कुछ नहीं कर सकते थे। तकरीबन 6-6:30 बजे वो फ्री हुआ। फटाफट उसने पैकिंग करी, फटाफट अपनी गाड़ी निकाली अपने घर से और सीधा फाल्गुनी को पिक करने आया। और फाल्गुनी को पिक करके वो लोग निकल गए। निकलते निकलते इनको बज गए थे रात के 8 बजे। ये लोग दिल्ली से निकले मुंशियारी की तरफ। वहाँ जाने का थोड़ा आपको रास्ता और हाईवे बता देता हूँ। यहाँ से दिल्ली से निकल के सबसे पहले पड़ता है मुरादाबाद हाईवे। मुरादाबाद हाईवे से पहुँचते हैं रुद्रपुर। रुद्रपुर तक रास्ता बहुत अच्छा है, मल्टी लेन हाईवे है, बहुत स्मूथ रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्रपुर के बाद एक रास्ता कटता है टनकपुर की तरफ। टनकपुर तक भी हाईवे बहुत अच्छा है, टनकपुर का भी हाईवे बहुत अच्छा है। फिर टनकपुर के एंड से एक बड़ी चुंगी आती है, एक बड़ा चौराहा आता है, जहाँ से लेफ्ट लेने के बाद जो मेन पतला रास्ता, जंगल वाला रास्ता और पहाड़ों वाला रास्ता है, वो शुरू होता है। तो जब ये चल रहे थे अपना मुरादाबाद हाईवे पे गाना गाते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए, बहुत अच्छा सफ़र कट रहा था। रुद्रपुर पहुँचते पहुँचते इनको मिडनाइट हो गई थी, 12-12:15 बज चुके थे। भूख लग रही थी बहुत तेज़। और उस वक्त वैसे भी पार्शियल लॉकडाउन खुला था, तो दुकानें तो रात में वैसे ही बंद हो जाती हैं और उस टाइम तो बिल्कुल ही बंद थी। बड़ी मुश्किल से रुद्रपुर में ढूंढते 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 एक ढाबा कहीं आधा शटर डाउन और आधा खुला हुआ दिखा, जिसमें नीचे से हल्की सी लाइट आ रही थी। वहां जाके इन्होंने गाड़ी रोक दी। अनिरुद्ध को थोड़ी सी प्लेस शेडी लगी, लेकिन उस वक्त इनके पास कोई चारा नहीं था। अंदर से धुआं हल्का सा आ रहा था, इसका मतलब अंदर कुछ गर्म हो रहा है या कुछ तो बन रहा है। अनिरुद्ध गाड़ी से उतरा और शटर के नीचे झांक के अंदर देखा तो 2 लोग बैठे हुए पीछे खा रहे हैं। एक रोटी बना रहा है, एक कुछ सब्जी वब्जी निकाल रहा है। तो इसने पूछा खाना मिल जाएगा? उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगा, लेकिन आपके पास 10 मिनट हैं, जो खाना ले सकते हो ले लो, फिर हमें शटर डाउन करना है। तो उसने फटाफट जो भी वहाँ पर सब्जी देखी वो पैक कराई, वो सब किया और पेपर प्लेटें वगैरह लेके गाड़ी में आया और दोनों ने गाड़ी में बैठ के खाना खाया। रात को खाना खाते खाते तकरीबन इनको 12:45 के आसपास हो गए थे। 12:45 ये वो लोग वहाँ से निकले हैं। रुद्रपुर से एक रास्ता टनकपुर की जो तरफ कटता है, वहाँ पे इन्होंने राइट लिया है और सीधा टनकपुर हाईवे पर पहुँच गए। जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे वैसे थकन भी बढ़ रही है, और अब क्योंकि खाना खा चुके हैं तो कहीं ना कहीं थकन उसकी वजह से और बढ़ रही है, सुस्ती आ रही है बॉडी में। धीरे धीरे टनकपुर रास्ते पर चल रहे हैं। टनकपुर के रास्ते पर भी इनको ऐसा महसूस हुआ कि अब क्योंकि लेट बहुत हो चुका है, रात के तकरीबन 1 बज चुके हैं, तो ये यहाँ से मुंशियारी डायरेक्ट तो जा नहीं सकते। तो यहाँ से इनको कोई ना कोई होटल या कोई ना कोई एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर ये रुक कर रात बिता सकें और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल सकें। फाल्गुनी ने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और आसपास के होटल्स ढूंढने शुरू किए। एक टनकपुर गेस्ट हाउस का पता लगा, सीधा गूगल मैप लगा के वहाँ पहुँचे, वो भी बंद था। फिर वहाँ से थोड़ा सा और आगे चले, टनकपुर का चौराहे से लेफ्ट लिया,
ढूंढ ही रहे थे कि कुछ मिल जाए, लेकिन टनकपुर से लेफ्ट लेने के बाद तकरीबन 2 किलोमीटर के अंदर अंदर जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। ये लोग जंगल के रास्ते पे पहुंच चुके हैं। अब जंगल के रास्ते में ना तो सिग्नल आ रहे हैं, ना ही डेटा आ रहा है, और गूगल मैप ऑफलाइन जितना चल रहा है वो चल रहा है। तो अभी इस वक्त तो ना तो ये होटल ढूंढ सकते हैं और ना ही कुछ और कर सकते हैं। तो इनके पास सिर्फ ये रास्ता है कि जंगल का रास्ता पार करें, उसके बाद जो पिथौरागढ़ पड़ता है शहर, वहाँ पहुँचें और वहाँ देखें अगर कुछ मिल सकता है तो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अनिरुद्ध की थकन उसके ऊपर हावी हो रही है। इधर फाल्गुनी बैठी है पैसेंजर सीट पर और बाहर अपनी खिड़की पर सर लगाकर बाहर देख रही है। अनिरुद्ध गाड़ी चला रहा है स्टीयरिंग पकड़ के, लेकिन अब उसको हल्के हल्के झोंके आने शुरू हो गए हैं। कभी कैसे कभी ऐसे, अपनी आंखें ऐसे करके अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक झोंका शायद बहुत ज़्यादा आ गया और उसकी आंख बिल्कुल बंद हो गई। अचानक से फाल्गुनी की नज़र पड़ी तो गाड़ी अपने आप ड्रिफ्ट हो रही है, अपने आप। उसने पहले गाड़ी को देखा, सड़क को देखा, और फिर एकदम से अनिरुद्ध को देखा और चिल्लाई, अनिरुद्ध! अनिरुद्ध की एकदम से आंख खुली और उसने गाड़ी एकदम लेफ्ट पे लेके एकदम से ब्रेक लगा दिया। गाड़ी स्क्रीच करती हुई रुकी और अनिरुद्ध, उसको एहसास हुआ कि वो स्टीयरिंग पर सो गया था गाड़ी चलाते चलाते, वो भी इतने सुनसान अंधेरे रास्ते पर। इस रास्ते के बारे में आपको बता दूं, ये इस रास्ते पर वैसे भी बहुत ज़्यादा गाड़ियां होती नहीं हैं, और क्योंकि वो ऑलरेडी लॉकडाउन और कोविड के ड्यूरिंग का टाइम था, गाड़ी तो छोड़िए, आसपास कोई शख्स, कोई लाइट, कुछ नहीं दिख रही थी। और रात होने की वजह से और घना जंगल दोनों तरफ होने की वजह से वो रास्ता इतना अंधेरा हो गया था कि गाड़ी की हेडलाइट जहां तक पड़ रही थी सिर्फ वही नजर आ रहा था, उसके आगे का बिल्कुल अंधेरा, और पीछे हल्की सी लाल लाइट जो टेल लाइट की आती है ना, जहां तक वो पड़ रही थी सिर्फ वो नजर आ रहा था। अनिरुद्ध थोड़ी देर तो अपने आप को संभालने लगा, हाथ उसके कांपने लगे। जब फाल्गुनी ने देखा तो फाल्गुनी बोलता, अनिरुद्ध तुम अब उतरो, अब मैं गाड़ी चलाऊंगी। अनिरुद्ध ने फाल्गुनी की तरफ देखा, बोला हाँ ठीक है तुम चला लो, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है अभी। नहीं डोंट वरी, तुम उतरो, तुम मेरी तरफ आओ, मैं गाड़ी चलाऊंगी। अनिरुद्ध ने दरवाज़ा खोला। अब आप ये देखिए कि ये गाड़ी उल्टे हाथ पर कोने पर खड़ी है, इधर जंगल है, इधर वो लेन है जहां से दूसरी लेन जो गाड़ी आती होंगी, और उधर जंगल है। अनिरुद्ध ने दरवाज़ा खोला, अनिरुद्ध बाहर उतरा। जब उसकी नज़र रोड की दूसरी तरफ पड़ी तो उसको कुछ नजर आया। अनिरुद्ध जब गाड़ी से उतरा तो उसको कुछ तो अलग लग रहा था, जैसे वहां की हवा में ही कुछ अजीब सी बात है। और जब गाड़ी से पूरा उतरा तो उसको एक गूज़बम्प से भी महसूस, स्पाइन में एक चिल महसूस हुआ उसको। और देखते ही देखते जब अनिरुद्ध इधर उधर अपनी नजर घुमा रहा था तो उसकी नजर पड़ी रोड के उस साइड, जहां पर उसको एक सिलुएट, एक साया सा नजर आया। अनिरुद्ध उसको देखने के लिए थोड़ी अपनी आंखें मल के एडजस्ट करने लगा, और जैसे जैसे उसकी आंखें एडजस्ट हुई उसको समझ में आया कि ये साया किसी लड़की का साया है, क्योंकि उसका साये का शेप थोड़ा सा क्लियर हुआ था। वो हेडलाइट जो जल रही थी उसके स्पिलओवर लाइट में। अनिरुद्ध थोड़ा सा और अपनी गर्दन टेढ़ी करके थोड़ा सा आगे बढ़ के ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा, तो उसको समझ में आया कि ये साया, ये लड़की एक डार्क रेड कलर का आउटफिट पहनी हुई है, डार्क रेड, कि अगर ये स्पिलओवर लाइट उस पर ना पड़े तो वो ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक नजर आएगा। स्पिलओवर लाइट पड़ रही थी तो हल्का हल्का रेड उस पर नजर आ रहा था। अनिरुद्ध जैसे एक मेस्मराइज सा हो गया था, फ्रीज सा हो गया था उसको देखकर, और एकदम से उसके हाथ पैर इसे कांपने से लगे थे। अचानक उसके सीधे कान में एक विस्पर आया, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ अनिरुद्ध। वो एकदम से इधर मुड़ा, इधर कोई नहीं था। आवाज बहुत ज्यादा फाल्गुनी से मिल रही थी,
लेकिन फाल्गुनी तो गाड़ी में बैठी थी। वो आवाज फिर से आई, आपके इधर इस कान में, अनिरुद्ध मेरे पास आओ ना, आओ अनिरुद्ध। वो इधर मुड़ के देखा, इधर भी कोई नहीं था, ना इधर था कोई, ना इधर कोई था। फाल्गुनी नहीं थी, फाल्गुनी गाड़ी में बैठी थी। तो ये कौन पुकार रहा था उसको? और वो एकदम से ये आवाजें सुन के फ्रीज सा हो गया था और साय की तरफ बड़ी गौर से देखने लगा था। और जैसे अचानक से एक ट्रांस मोड में, ट्रांस स्टेट में चला गया था और धीरे 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 साय की तरफ अब चलने लगा था। गाड़ी में बैठी फाल्गुनी ने जब अनिरुद्ध को देखा कि ये बजाय उसकी तरफ आने को रोड की उस तरफ जा रहा है, वो वहां बैठी उसका वेट कर रही थी, तो वो एकदम गाड़ी से उतरी और उसका नाम पुकारा, अनिरुद्ध। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता 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 साय की तरफ बढ़ता जा रहा है। 1 मिनट को फाल्गुनी को यह भी लगा कि शायद वो रोड की उस साइड जाके अपने आप को रिलीव करना चाहता है, पर उसकी वॉक कुछ अजीब सी थी, जैसे बदन बिल्कुल ढीला सा हो और उसको कोई खींच रहा हो, वो बस चलता चला जा रहा हो। जैसे जैसे अनिरुद्ध साय के करीब आ रहा था, वैसे वैसे अनिरुद्ध बिल्कुल एक ऐसी ट्रांस मोड में जा रहा था जैसे कोई सुध-बुध ना हो उसको। और जब वो साय के बहुत करीब पहुंच गया तो साय ने उसकी तरफ देखा, साया लंबा होना शुरू हुआ। जब अनिरुद्ध ने पहली बार साय को देखा तो तकरीबन 5 फीट की हाइट रही होगी। अरे वो साया लंबा हो रहा था अपने आप, 5 से 6, 6 से 6.5, 6.5 से 7, 7 से 7.5 फीट का वो साया हो चुका था। और अनिरुद्ध बस उस साय को लंबा होते हुए ऐसे देख रहा था ट्रांस मोड में। और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे बहुत डरावनी, बहुत डर उसकी आंखों में भरा हुआ हो। जब अनिरुद्ध ने उस साय की तरफ ऐसे करके देखा तो उसके चेहरे पे उसकी नजर पड़ी। वो चेहरा बड़ा अजीब सा था। वो उसकी स्किन ऐसी थी जैसे वाटरी स्किन, जैसे पिघल रही हो बिल्कुल। और वो औरत मुस्कुरा रही थी। अब जैसे जैसे वो अनिरुद्ध को देख रही थी उसकी मुस्कुराहट बढ़ रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। और जैसे जैसे उसकी मुस्कुराहट बढ़ती चली जा रही थी, लकड़ियां कटने की, टूटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीज चीरी जाती है लकड़ियों में से, वैसी। और अनिरुद्ध उसको देख के बस आंखें चौड़ी करके डर के मोड में, हाथ पैर कांपते हुए, ट्रांस की स्टेट में बिल्कुल फ्रीज होके देखे चले जा रहा था। इधर फाल्गुनी उसको देख रही कि अनिरुद्ध क्या कर रहा है, ये कैसे खड़ा है और किधर देख रहा है। फाल्गुनी ने पूरी जान लगा के, पूरे दिल से अनिरुद्ध को बुलाया, अनिरुद्ध मेरे पास आओ। तो अनिरुद्ध जैसे एकदम से होश में आया। उसने देखा कि वो रोड के दूसरी तरफ खड़ा है और कुछ आओ देखा ना था, सीधा भागा, गाड़ी में बैठा, फाल्गुनी को बोला गाड़ी में बैठो। वो गाड़ी में बैठी क्योंकि उस वक्त क्वेश्चन करने की हालत नहीं थी। अनिरुद्ध ने गाड़ी स्टार्ट करी, एक्सीलेटर पर पैर लगाया और वहां से बहुत तेज वहां से गाड़ी भगा दी उसने। और वो उस वक्त ऐसा लग रहा था अनिरुद्ध को जैसे वो बस उस साय से पीछा छुड़ाना चाहता है। और एकदम मुंह पे हनुमान चालीसा उसके आ गई, हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा है और वहां से भगाए जा रहा है। फाल्गुनी बार बार पूछ रही है, अनिरुद्ध क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, यू आर स्केरिंग मी, प्लीज बताओ क्या हुआ था। पर इस वक्त वो बताने की हालत में नहीं है। वो रियर व्यू मिरर में देख रहा है कहीं साया उसका पीछा तो नहीं कर रहा। वो आगे देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है कि अचानक उसको साया रोड के साइड पे फिर नजर आया। उसकी स्पीड हनुमान चालीसा की बढ़ गई, बहुत तेज पड़ने लगा और उस साय को पार कर दिया। थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड बाद वो साया फिर नजर आया, फिर उसकी स्पीड बढ़ी। अब वो अजीब सा रोने सा लगा था, बहुत तेज हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। और इधर फाल्गुनी पूछे चली जा रही है, अनिरुद्ध क्या हुआ, मुझे बताओ प्लीज। और वो वहां से बस निकलना चाहता है किसी तरह से, बस इस जंगल वाले रास्ते से निकलना चाहता है, इस साय से पीछे छुड़ाना चाहता है।
तकरीबन 10 मिनट उस रास्ते पर बिताने के बाद फाइनली वो जंगल वाला रास्ता ख़त्म हुआ। अनिरुद्ध को वो साया अब नहीं दिख रहा था। वो हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। धीरे 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 वो अपने सेंसेस में आ रहा था। और जब वो अपने थोड़े सेंसेस में आया, उसको एक लाइट नज़र आई कहीं किसी घर के बाहर, तो उसने गाड़ी वहाँ रोक दी। उसके ज़बान पे अभी भी हनुमान चालीसा लगातार थी। वो अपनी सांस को कंट्रोल कर रहा था, लॉन्ग ब्रेथ्स लेके। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो वाकई सच था या नहीं। और इस वक्त फाल्गुनी बिल्कुल एकदम अपनी सुध-बुध खो गई थी और वो बस पूरी फुल वॉल्यूम पर उससे पूछे चली जा रही थी, अनिरुद्ध व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर यू नॉट टेलिंग मी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो एकदम से अनिरुद्ध गुस्सा हो गया। 1 मिनट यार प्लीज, तुम चुप करोगी, प्लीज चुप हो जाओ। हम कहां जा रहे थे, वेयर आर वी गोइंग, कौन सी डेस्टिनेशन थी नेक्स्ट। फाल्गुनी एकदम चुप सी हो गई। इतने महीनों में पहली बार अनिरुद्ध ने इस तरीके से उससे बात करी थी। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकल पाया कि यहां से 5-7 मिनट की दूरी पर एक लॉज है जो गूगल मैप पे दिखा रहा है, किसी बस्ती में। वहां जा रहे थे। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं बोला, बस हनुमान चालीसा पढ़ता रहा और सीधा मैप के अकॉर्डिंग उस लॉज की तरफ चल दिया। उस लॉज के सामने आके फिर अनिरुद्ध ने अपने आप को कुछ सेकंड दिए, सांस ली और फाल्गुनी की तरफ देख के बोला, मैं पूछ के आता हूं कोई रूम अवेलेबल है हो तो। शायद अनिरुद्ध को एहसास था कि उसने गलत तरीके से बात करी थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ था वो फाल्गुनी को बताए या ना बताए, ये भी एक असमंजस थी उसके माइंड में। क्योंकि उसके माइंड में एक सवाल था, जो उसने देखा वो एक्चुअली हुआ था, या ये उसकी थकन थी, या उसका माइंड उसके साथ ट्रिक्स प्ले कर रहा था, या ये कुछ ऐसी चीज थी जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। वो इस असमंजस में था कि फाल्गुनी को पता ही जाए, क्या वो और डर जाएगी, क्या उनकी जिंदगी का, दोनों के साथ का पहला ट्रिप इस तरीके से स्टार्ट होगा। ये सब चीजें उसके दिमाग में चल रही थी और अपनी थॉट्स गैदर करके अपने आप को काम डाउन करके वो लॉज में गया। उस लॉज के सामने खड़े होकर गाड़ी में अनिरुद्ध थोड़ा सा अपने आप को और टाइम देता है, अपनी सांस को कंट्रोल करता है, अपने कांपते हुए हाथों को कंट्रोल में लेता है और लॉज की तरफ देखता है। लॉज में कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, एक घर है शायद पुराना सा जिसको लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया है, और उसकी दीवार पर पेंट से लिखा हुआ है AC नॉन AC रूम्स अवेलेबल। लेकिन इस वक्त अनिरुद्ध का दिमाग शायद बहुत जगह पर एक साथ चल रहा है। उसने जो देखा, उसने जो महसूस किया, वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था। लॉज के दरवाजे पे जाकर पहले तो वो इधर उधर झांकने की कोशिश करता है, कहीं से कुछ दिखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। तो ज़ोर से खटखटाता है, कोई जवाब नहीं। फिर ज़ोर से खटखटाता है, फिर कोई जवाब नहीं आता। तीसरी बार थोड़ा और ज़ोर से खटखटाता है, तो अंदर से हल्की एक लाइट जलती है और किसी के दूसरे कोई दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। और फिर उसको हल्के से एक शीशे में नज़र आता, दरवाजे के बगल वाले शीशे में, कि कोई आ रहा है। अंदर से एक आदमी दरवाजे के पास आके अंदर से आवाज़ लगाता है, अरे कौन है। तो अनिरुद्ध बोलता है, अरे हमें एक कमरा चाहिए रात के लिए, मिल जाएगा क्या। जब अंदर वाले आदमी को थोड़ा यकीन हो जाता है कि बाहर कोई और शख्स खड़ा है जिसको एक कमरा चाहिए, तब वो दरवाज़ा खोलता है। अनिरुद्ध ने गाड़ी से उतरते वक्त मास्क पहन लिया था, तो वो मास्क पहनकर वहाँ खड़ा होता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अनिरुद्ध थोड़ा पीछे हो जाता है प्रोटोकॉल्स के चलते, क्योंकि अंदर जो आदमी है वो बिना मास्क के खड़ा हुआ है, शायद सो रहा था, सो के उठ के आया है, और उसकी तरफ देखता है गौर से। आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हो, क्या काम है। तो अनिरुद्ध उसकी तरफ देखता है कि हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, असल में मुंशियारी जा रहे थे, रात बहुत हो गई, एक कमरा चाहिए, सुबह निकल जाएंगे। ये बोल के आदमी जो है ऐसे थोड़ा साइड होके गाड़ी की तरफ भी देखता है जो पीछे खड़ी हुई है। उसमें देखता है कि एक
लेडीज बैठी हुई है। इस वक्त और कौन है साथ में आपके? कहता है मैं और मेरी वाइफ है साथ में। वाइफ बोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि अभी वो वाइफ थी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रूमने के लिए वाइफ तो बनना ही था। कहता हम आधार वाधार है आप दोनों के पास? हाँ हाँ सब है, ठीक है आ जाओ। तो एकदम से वहीं से खड़े खड़े अनिरुद्ध फाल्गुनी को इशारा करता है आ जाओ। फाल्गुनी फ़ौरन उतरती है, अपना बैग उठाती है, गाड़ी की चाबी लेती है और आ जाती है। गाड़ी की चाबी वो अनिरुद्ध को थमाती है। अनिरुद्ध वापस जाके गाड़ी में से जो 2 बैग हैं वो लेता है और अंदर आ जाता है। दोनों को बोलता है, वहाँ का जो केयर टेकर है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर हमारा नाम विजेंदर है, आप ये रजिस्टर रखा है, इस पर ज़रा सारा डिटेल डाल दो, नाम वाम लिख दो और अपना आधार हमको दे दो। दोनों आधार उसको देते हैं। वो अपना फ़ोन निकाल कर उन दोनों की फ़ोटो ले रहा होता है। इधर जो है अनिरुद्ध सारी की सारी एंट्री कर रहा होता है रजिस्टर में, बैग्स नीचे रखे होते हैं। फाल्गुनी उससे बात कर रही है विजेंदर से। तो ये विजेंदर जी यहाँ लाइट वाइट का सब ठीक है? हाँ लाइट ठीक है, इधर जनरेटर चलता है, अभी मेन स्विच ऑन कर देंगे, लाइट आ जाएगा, पानी दे देंगे, पानी एक बोतल रखा है। हाँ सफाई वफाई नहीं हुआ है बहुत दिन से, क्योंकि कोविड है, नहीं आ रहा है कोई, कोरोना है, तो देख लेना बस, बाकी सब ठीक है। इधर ये सब करके वो चाबी निकाल के देता है, थमाता है फाल्गुनी के हाथ में। अभी भी अनिरुद्ध पूरी एंट्री कर रहा है। इधर वो कहता है हाँ एक काम करो, आप हमारा नंबर ले लो मैडम, कुछ बात हो तो हमको फ़ोन कर दीजिएगा, कुछ ज़रूरत हो तो। यहाँ से आप अंदर जाएंगे, अंदर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, कोने का कमरा आपका है 3 नंबर। ये बोलता है, अपना नंबर फाल्गुनी को थमाता है। फाल्गुनी अपने मोबाइल में उसका नंबर नोट करती है और चाबी देकर चला जाता है। अनिरुद्ध जब एंट्री करके वो कहता है अरे ये ऐसे कैसे चला गया, हमें कमरे तक छोड़ेगा नहीं, सामान हम लेके जाएंगे। खैर उस वक्त दोनों इतना सोचने की हालत में थे नहीं। दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाकर देखते हैं जो 3 नंबर कमरा है वो एक छोटे से कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में है। वो कमरा ऐसा है कि उसके थोड़ा सा और आगे चलेंगे, एल शेप में जाएंगे तो पीछे का जंगल दिखता है, वो जंगल के रास्ता है। इधर जो आयल है जहाँ पर कमरों का मेन डोर है, उसके सामने एक छोटा सा आंगन है। ये फर्स्ट फ्लोर पे कमरे हैं और आंगन इनके आयल से नीचे दिखता है। आंगन की दूसरी ओर जनरेटर कहीं पे रखा हुआ है, जहाँ पर जनरेटर जब चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है और वो देखती है फाल्गुनी उसको, विजेंदर को जाते हुए जनरेटर के पास कोई स्विच ऑन करता है और शायद पीछे उसका कमरा है, वो वहाँ जाके चला जाता है। दोनों कमरे में एंटर होते हैं, सामान वामान सर्च करते हैं। जैसे ही कमरा में एंटर होते हैं वैसे एक अजीब सी डैम्पनेस और सीलन वाली स्मेल आती है, जैसे बहुत दिन से कमरा बंद हो। और जो कि विजेंदर ने बताया भी था कि बहुत दिन से कमरा बंद था। खैर इस वक्त उनके पास कोई और चारा नहीं है। एक बेसिक सा कमरा है, एक बेसिक सा बेड है जिस पे एक हार्ड गद्दा पड़ा हुआ है, लेकिन फाल्गुनी को थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आ रही है पूरी जगह से। उसको ये जगह अभी भी सेफ नहीं लग रही है। एकदम अनजान जगह पर, आउट ऑफ नोवेयर मिडिल में बस एक लॉज है जिसमें इस तरह के कमरे बना रखे हैं। वो भी घर के, एक पुराना घर होगा जिसको लॉज में कन्वर्ट कर रखा है। और एक आदमी है अजीब सा विजेंदर, उसको कुछ सेफ फीलिंग नहीं आ रही। तो वो अनिरुद्ध से बात करती है, अनिरुद्ध मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अनिरुद्ध बोलता है कि देखो अभी हमारे पास कोई चारा है नहीं। अनिरुद्ध वैसे भी इस वक्त इस मेंटल स्टेट में नहीं था कि वहाँ से निकल पाए। तो अनिरुद्ध बोलता है रात बिता लेते हैं, सुबह होते निकल जाएंगे। दोनों बेड पे बैठ जाते हैं, लेकिन फाल्गुनी अनिरुद्ध से बात करके ये डिसाइड करती है कि बारी बारी सोएंगे। इस बीच दोनों की आपस में बातचीत भी चल रही है। वो देखते हैं कि बेड जो है दीवार से थोड़ा सा हट के लगाया हुआ है। तो इस बात पे फाल्गुनी एक जोक भी मारती है कि ये तो वो होटल लग रहा है जहाँ पे रेड पड़ा करती हैं। तो ये सुनकर अनिरुद्ध थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। मुस्कुराते उसको ध्यान आता है कि ये उनकी ज़िंदगी का, उन दोनों की ज़िंदगी का आप साथ में पहला ट्रिप है। पहले ट्रिप में उसके साथ क्या क्या हो चुका है, किस किस तरीके की चीज़ें हो गई हैं, कहाँ उसको लाके पटक दिया है अनिरुद्ध ने, कैसी ऐसी जगह पर फाल्गुनी को रहना पड़ रहा है रात के लिए। क्या वो बेटर प्लान नहीं कर सकता था ट्रिप? और जो अभी उसने देखा
वो क्या था, हेलुसिनेशन थी उसकी, या उसका दिमाग था, या क्या था? क्या ये बात वो फाल्गुनी को बताए ना बताए? फाल्गुनी को बताएगा तो वो और परेशान हो जाएगी। ये बातें सोच रहा होता है, सोचते सोचते अचानक पीछे से हाथ आता है। अनिरुद्ध! वो एकदम से, हाँ फाल्गुनी, तुम बाहर कॉरिडोर में क्या कर रहे हो? कॉरिडोर में? जब वो ध्यान से देखता है तो ये सोचते सोचते वो कमरे से बाहर आकर कमरे की राइट साइड पे चलकर उस जगह पहुंच गया था जहां से जंगल दिखता है। जैसे जैसे कोई चीज है जंगल में जो उसको अपनी तरफ खींच रही है। अरे नहीं, पता नहीं कैसे वही थॉट ब्रश ऑफ करके फाल्गुनी के साथ वापस कमरे में आ जाता है। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और हालांकि अनिरुद्ध का माइंड चारों तरफ है, लेकिन फिर भी वो बहुत थका हुआ है। वो बेड पर बैठकर टेक लगा लेता है। फाल्गुनी बोलती है, तुम सो जाओ, मैं भी जाग रही हूँ, मैं पढ़ूंगी। तो अनिरुद्ध बोलता है कि देखो फाल्गुनी, तुम्हें पता है मुझे ज़रा सी भी लाइट होती तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे बिल्कुल अंधेरा चाहिए होता है। तो 2 मिनट वो सोचती है कि क्या अगर ये पूरा अंधेरा करेगा तो कैसे चलेगा। फिर उसको ध्यान आता है कि वो एक छोटी सी USB लाइट लेके आई है जो बुक पर ऐसे क्लिप हो जाती है और ऐसे उसका फेस जो है वो बुक की तरफ हो सकता है, तो बिना अनिरुद्ध को डिस्टर्ब करे वो बुक पढ़ सकती है। वो बैग से अपने वो लाइट निकालती है और बोलती है, हाँ ठीक है, मेरे पास लाइट है, मैं बुक पढ़ती हूँ, थोड़ी देर बाद तुम उठ जाना, 2 घंटे में अलार्म लगा लेते हैं, फिर मैं सो जाऊँगी। कहता हाँ ठीक है। तो वो बुक पे ऐसे लाइट क्लिक करती है। अनिरुद्ध बेड से उठता है। लाइट के स्विच थोड़े बेड से दूर थे। लाइट ऑफ करता है, जूते उतारता है, बेड पर आके लेट जाता है। फाल्गुनी उसके बगल में बैठी हुई है, अपनी वो क्लिप लगा के। दरवाज़ा कमरे का बंद है। बाहर जो कॉरिडोर में लाइट जल रही है उसकी लाइट दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही है। तो अगर बाहर कोई मूवमेंट हुआ, जो कि फाल्गुनी को डर था, तो फाल्गुनी को नजर आ जाएगा। तो इस बात से इत्मीनान थी कि अंदर अंधेरा भी सही, बाहर की एटलीस्ट लाइट ऐसे आ रही है कि उसको पता लग जाएगा। और दूर से कहीं से जनरेटर की एक हमिंग साउंड गड़ 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 की होती है, वो रेगुलरली आ रही है। अब वो पढ़ते 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 फाल्गुनी भी थकी हुई थी। फाल्गुनी की भी आंख लग जाती है। वहीं बेड पर बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। फाल्गुनी की आंख अचानक खुलती है बुक के नीचे गिरने से। उसके हाथ में जो बुक थी, जब वो उसके हाथ से फिसल के नीचे ज़मीन पर गिरी तो एक आवाज़ हुई। इस आवाज़ से वो एकदम से उठ गई। कमरे में बिल्कुल गुप अंधेरा है। बाहर जो लाइट जल रही थी वो भी अब नहीं आ रही है, और जो जनरेटर की हमिंग साउंड थी वो भी बंद हो चुकी है। इसका मतलब जनरेटर किसी वजह से बंद हो गया है। बाहर बारिश हो रही है। वो ऐसी घबराहट में अनिरुद्ध का नाम पुकारती है, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध कहाँ हो तुम? और साथ ही साथ अपना मोबाइल टटोल रही है। बेड के नीचे टेबल पे कहीं पे एकदम से उसका हाथ पड़ता है। अपने ही बगल में मोबाइल रखा होता है। मोबाइल का पहले टैप करके नॉर्मल लाइट ऑन करती है, फिर बैक लाइट ऑन करती है, और जब अनिरुद्ध की तरफ लाइट करती है तो अनिरुद्ध बेड पर नहीं होता। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध कहाँ हो तुम? वॉशरूम में हो क्या? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। कमरे में इतना गुप अंधेरा है कि जहां पर मोबाइल की लाइट पड़ रही है सिर्फ वही एरिया नज़र आ रहा है, बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर अंधेरा है, कोई और खिड़की है नहीं, अंदर लॉज के कोई लाइट जल नहीं रही है। फाल्गुनी को अकेले रहने की आदत तो है, लेकिन इतने अंधेरे में उसको हल्का सा डर लगता है, किसी को भी लगेगा। वो किसी तरह से डगमगाती हुई उठती है और वॉशरूम की तरफ चलती है। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध अंदर हो क्या? वॉशरूम के दरवाजे पे हाथ मारते हुए दरवाज़ा खुल जाता है। अनिरुद्ध वॉशरूम में नहीं है। अब वो थोड़ी सी घबराहट में आनी शुरू हो चुकी है। ये नॉर्मल नहीं है। अनिरुद्ध ऐसे कैसे गायब हो सकता है? सबसे पहला थॉट आता है, गाड़ी की चाबी कहाँ है? कहीं अनिरुद्ध नहीं, अनिरुद्ध ऐसा थोड़ी करेगा। पर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। कहीं उसको छोड़ के नहीं नहीं नहीं, ये थॉट उसके दिमाग में आ चुका था, क्योंकि अभी कुछ ही महीने तो हुए थे इनको मिले हुए, शादी इनकी हुई नहीं थी। तो क्या ऐसा हो सकता था? पर अनिरुद्ध ऐसा लगता तो नहीं था। वो चाबी ढूंढने लगती है, बेड पे आती है, बेड पे देखती है, साइड में देखती है, फिर उसको याद आता है कि उसने चाबी अनिरुद्ध के हाथ में थमाई थी और अनिरुद्ध ने रजिस्टर में एंट्री करते वक्त अपनी जेब में रख ली थी। और क्योंकि उसको बैग नहीं खोलना था
सिर्फ कुछ घंटों के लिए, तो अनिरुद्ध ने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के वो लेट गया था। इसका मतलब अनिरुद्ध इस वक्त जहाँ पर भी है चाबी उसके पास है। अब सबसे पहला थॉट आता है गाड़ी देखने का, कि गाड़ी है भी या नहीं। उसके कमरे से कोई ऐसी बालकनी, कोई ऐसी खिड़की नहीं थी कि वो डायरेक्टली पार्किंग में देखकर ये पता कर सके कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी है या नहीं। तो उसको नीचे जाना ज़रूरी था। अब वो इतनी डरी हुई है कि उसको नीचे जाते में डर लग रहा है, लेकिन जाना ज़रूरी है। और जब वो अकेली रहती थी तब भी उसको ऐसे डर लगते थे, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए एक ट्रिक करती थी। या तो वो कोई छुरी या कोई नुकीली चीज़ अपने हाथ में रखती थी। अब यहाँ कोई छुरी तो है नहीं। वो वापस आके अपने बैग में हाथ डाल के अपनी ही घर की चाबियाँ निकालती है और उसमें से एक चाबी यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे फंसा लेती है कि चाबी बाहर निकल रही हो, ऐसे कि अगर कुछ गॉड फॉरबिड कुछ हुआ तो अपने आप को डिफेंड करने को एक नोकीला वेपन तो होगा उसके पास। वो जा ही रही होती है कि थोड़ा सा वो सोचती है कि अनिरुद्ध की तरफ थोड़ा और चेक कर लें, कुछ ऐसी चीज़ उसकी मिसिंग, उसका मोबाइल वगैरह कहाँ है, क्या है। तो वो मोबाइल पे फ़ोन करती है कि मोबाइल एटलीस्ट अगर उसके पास मोबाइल है तो फ़ोन उठाएगा। लेकिन फिर वो देखती है कि उसका मोबाइल उसकी ही साइड टेबल पे रखा हुआ है और वहाँ पर वो एकदम से ब्राइटनेस आती है। जब उसके मोबाइल को पकड़ने के लिए वहाँ पहुँचती तो किसी चीज़ पर डगमगाती है, जैसे कोई नीचे चीज़ पड़ी हुई है। वो देखती है नीचे, टॉर्च मार के, मोबाइल की लाइट मार के, तो अनिरुद्ध के जूते जहाँ उसने उतारे थे वहीं के वहीं हैं। अगर अनिरुद्ध को ऐसे छोड़ के जाना ही था तो जूते पहन के क्यों नहीं जाएगा, ऐसे छोड़ के क्यों जाएगा, नंगे पैर क्यों जाएगा। उसका सारा सामान यहाँ पर रखा है, उसका मोबाइल यहाँ पर है। इसका मतलब अनिरुद्ध के साथ हो ना हो कोई अनहोनी शायद हुई है। क्या कोई आया था इस कमरे में जो अनिरुद्ध को लेके चला गया? अगर कोई आके लेके गया तो फिर उसको क्यों छोड़ के गया? क्या वो दोबारा आ सकते हैं उसको पकड़ने के लिए? ये सारे सवाल उसके मन में इस वक्त गूंज रहे थे। उसने वो चाबी और टाइट करी और अपने डर को निगलती हुई आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियों से नीचे उतर रही है और हाथ उसके कांप रहे हैं। एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में चाबी घुसा रखी है। नीचे जाते ही जैसी सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही थी, लेफ्ट हैंड साइड पर थोड़ा सा आगे जाके एक रिसेप्शन का कमरा था जिसके अंदर एंटर होते थे, फिर उससे बाहर निकलेंगे तो पार्किंग आती थी। उस रिसेप्शन का जो फाइबर का डोर है वो हल्का सा खुला हुआ है, और क्योंकि अभी बारिश हो रही थी जो कि अब रुक गई है और हवा चल रही है, तो वह हवा से ठक 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 ऐसे खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। और यह आवाज़ कानों में हल्की सी चुभनी शुरू हुई थी। वो नीचे जाती है, उस दरवाजे को खोल के एक स्टॉपर लगा देती है, अंदर घुसती है, देखती है चारों तरफ, ना तो विजेंदर है और ना अनिरुद्ध। बाहर की तरफ निकलती है, देखती गाड़ी एटलीस्ट खड़ी हुई है। तो पहला इंस्टिंक्ट है गाड़ी में जाके चेक करेंगे। वो एकदम गाड़ी की तरफ भागती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक है। इसका मतलब अनिरुद्ध ने गाड़ी खोली तक नहीं। वो गाड़ी के अंदर, शीशे के अंदर से लाइट ऐसे मार के देखती है कि कुछ चीज़ अंदर दिख जाए, कोई सुराग मिल जाए, कुछ चीज़ मिल जाए कि उसको पता लगे कि अनिरुद्ध के साथ हुआ क्या है। लेकिन कुछ नहीं होता। वो चारों तरफ ऐसे नज़र मार रही होती है। उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। वो पैनिक मोड में आ चुकी है कि वो इस वक्त अनजान जगह पे, एक अनजान लॉज में बिल्कुल अकेली है। अनिरुद्ध का कुछ अता पता नहीं है। वो ये सब सोच रही होती है कि उसको गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड से कुछ एक फुटप्रिंट्स नज़र आते हैं, जैसे कोई नंगे पैर वहाँ से चल के गया हो। और क्योंकि बारिश अभी हो रही थी तो मिट्टी गीली है, जिसमें फुटप्रिंट्स साफ नजर आ रहे हैं। फुटप्रिंट्स अनिरुद्ध के भी हो सकते हैं। और ये फुटप्रिंट्स जब वो टॉर्च मार के थोड़ा सा आगे देखती है तो जंगल की तरफ जा रहे हैं, जो कि सामने ही है। अब वो बिल्कुल पैनिक मोड में आ चुकी है। अब यहाँ पर उसके दिमाग में दो थॉट्स आनी शुरू हुई थी। पहली ये कि वो सिंपली अपने कमरे में जाके कमरा अंदर से बंद करके लाइट आने का या सुबह होने का वेट कर सकती थी और अनिरुद्ध को उसके बाद ढूंढने जा सकती थी, क्योंकि अभी कुछ ही महीने इनको मिले हुए हैं। और पहली थॉट हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट की होती है कि मैं अपने आप को बचा लूँ, मैंने अपना देखूँ पहले, क्योंकि ये सिचुएशन कोई आम सिचुएशन नहीं थी और वो अकेली इस सिचुएशन में कर भी क्या सकती थी। अनिरुद्ध को इस वक्त रात में अंधेरे में अकेले ढूंढना सही था?
पहले ऐसा कभी उसने नहीं किया और किसी के लिए नहीं किया था। लेकिन फिर एक थॉट थी, क्या अनिरुद्ध भी वही करता अगर फाल्गुनी इस सिचुएशन में फंसी होती तो? क्या अनिरुद्ध भी उसको ऐसे ही सुबह होने का वेट करता उसको ढूंढने के लिए, या बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ उसको ढूंढने पर अपनी सारी कॉन्सेंट्रेशन लगा देता? फिर उसको याद आते हैं वो सब चीजें जो अनिरुद्ध ने इतने महीने में उसके लिए करी थी। कोविड में मास्क लगा के प्रोटोकॉल्स को तोड़ता हुआ सिर्फ उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसके पास आया करता था, अपनी बीमारी की, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। इस बीच जब वो बीमार भी हुई थी तब भी वो उसके साथ ही था, कई दिन उसके साथ रहा, उसकी तीमारदारी करी, उसका ख्याल रखा। तो इस वक्त उसका सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी है या अनिरुद्ध को बेलॉस होकर ढूंढना? वो डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए वो अनिरुद्ध को अबैंडन नहीं करेगी, किसी भी हालत में अबैंडन नहीं करेगी। तो पहला थॉट आता है कि अब अकेली वो ढूंढे तो ढूंढे कैसे? जगह अनजान है, एक आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है, विजेंदर। अब क्योंकि वो लॉज के बाहर आ चुकी है तो सिग्नल भी एक डंडा एक बार आ रहा है और उसको याद आया कि विजेंदर का नंबर उसने ही अपने मोबाइल में रखा था। तो वो फटाफट विजेंदर का नंबर डायल करती है और कान पे लगा लेती है। 1 घंटी, 2 घंटी, 3 घंटी, 4 घंटी, 5 घंटी, 6-7 घंटियों बाद फाइनली विजेंदर उठाता है और वहां से एक ग्रम्पी सी आवाज में, सोई हुई सी आवाज में, हेलो। अरे विजेंद्र जी, मैं फाल्गुनी बोल रही हूँ, 3 नंबर में अभी हम आए थे ना। आप कहाँ हैं विजेंद्र जी? मैडम मैं कहाँ हूँ, मैं सो रहा हूँ। क्या हो गया, क्या चाहिए मैडम? अरे विजेंद्र जी, लाइट नहीं आ रही है, शायद जनरेटर बंद हो गया है, देखिए ना, मैं यहाँ रिसेप्शन पे खड़ी हूँ, आप यहाँ आएंगे प्लीज़? अरे मैडम बंद हो जाता है, आप सो जाइए, सुबह चला देंगे। अरे विजेंद्र जी आइए ना, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, आप देखिए ना, 1 मिनट आइए तो सही। अभी यहाँ पर फाल्गुनी ने सारी डिटेल फ़ोन पर बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि विजेंदर को वो बहुत टाइम से जानती है या उस पर ट्रस्ट करती है। तो पहले वो देखना चाहती थी कि कहीं विजेंदर ही तो कल्प्रिट नहीं है। विजेंदर आए सामने तो शायद फाल्गुनी को कुछ पता लगे कि उसने किया है या वो इन्वॉल्व है या वो ठीक है, क्या है, कुछ तो पता लगे। विजेंदर आंखें मलता हुआ अपने सर पे एक ढाटा बांध के, एक चादर सी ओढ़ के लड़खड़ाता हुआ आता है। हाँ जी मैडम, क्या हुआ? एक टॉर्च उसके हाथ में है। विजेंद्र जी मुझे एक्चुअली आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या हो गया मैडम? वो अनिरुद्ध, मेरे हस्बैंड, वो कमरे में नहीं है। मैंने पूरा लॉज ढूंढ लिया, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। गाड़ी भी ये खड़ी है, गाड़ी में भी नहीं आया वो, और मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। ये सुनकर विजेंद्र एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं। साहब इस टाइम यहां, मेरा मतलब इस टाइम क्यों कहां जाएंगे? शायद विजेंद्र कुछ कहते कहते रुक गया। इधर फाल्गुनी भी स्मार्ट थी, उसने बोला अरे मुझे पता नहीं, हालांकि मेरी दोस्त रहती है टनकपुर में, मैंने उसको कॉल कर दिया है, वो आती होगी, रास्ते में है, लेकिन उसके आने तक हमें तो अनिरुद्ध को ढूंढना चाहिए ना, आप मेरी मदद करिए ना। अब यहां पर फाल्गुनी ने एक फिगर बना दिया फिक्टिशियस, उसकी कोई दोस्त है नहीं, लेकिन वो विजेंद्र पे पूरी तरह ट्रस्ट करती नहीं थी, इसलिए बात बोलनी जरूरी थी। विजेंद्र ने उसकी हालत देखकर और इस वक्त अनिरुद्ध के गायब होने की रीजन की वजह से विजेंद्र ने उसकी हेल्प करना सही समझा। उसने बोला ठीक है मैडम, हम ढूंढते हैं, एक रुकिए, हम जरा बड़ा वाला टॉर्च लेके आते हैं। वो भागता हुआ अंदर गया, यहाँ के लोगों के पास जो सर्च लाइट होती है बड़ी वाली, वो निकाल के लेके आया। जब वो निकाल के लेके आया तो फाल्गुनी ने बताया कि उसको वहां पर कुछ फुटप्रिंट्स दिखे, आदमी के पैर के, जो जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर विजेंद्र थोड़ा सा और ठनक गया है। जंगल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साहब इस वक्त जंगल की तरफ नहीं जाना, मतलब क्यों जाएंगे? विजेंद्र भी इस वक्त डरा हुआ है, शायद उसको कुछ पता है जो वो बता नहीं रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते 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 जंगल के एज तक पहुंच जाते हैं। जंगल के एज पे खड़े होके अंदर एंटर होने से पहले वो सर्च लाइट फिर से एक बार जंगल की तरफ मारता है ताकि शायद कुछ दिख जाए।
सर्च लाइट बहुत पावरफुल होती है, बहुत दूर तक जाती है, तो शायद उसको अंदाज़ा था या उम्मीद थी कि सर्च लाइट में कुछ दिख जाएगा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अब जंगल के अंदर जाना ज़रूरी है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे सहमति में देख रहे हों, और विजेंदर पहला कदम अंदर रखता है और दोनों आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर बढ़ रहे हैं, टॉर्च मारते हुए, सर्च लाइट मारते हुए। लेकिन यहाँ पर नाम पुकारना सही नहीं लग रहा, क्योंकि बिल्कुल गुप अंधेरा है, बिल्कुल खामोशी है। जहन में एक बात है कि अगर यहाँ पर अनिरुद्ध का नाम लिया तो ऐसा ना हो कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी चीज़ सुन ले जिनको नहीं सुनना चाहिए। एक दबी व्याज में एक दोनों दूसरे से बात कर रहे हैं। कहाँ हो सकता है अनिरुद्ध? मैडम हमको क्या पता, हम तो ढूंढ रहे हैं। ऐसे चलते चले जा रहे हैं और टॉर्च मारते चले जा रहे हैं कि एक जगह आके वो बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पगडंडी खत्म सी हो गई है। वहां पर खड़े होकर विजेंदर साइड में इधर टॉर्च मार रहा है कि अचानक विजेंदर को कुछ आवाज आती है, लकड़ियां टूटने की, चिरने की। वही आवाज जो अनिरुद्ध को तब आई थी जब उसने वो साया देखा था और वो साया मुस्कुराया था। वैसी आवाज सिर्फ विजेंदर को आती है। तो एकदम वो खुद भी रुक जाता है और फाल्गुनी को रोक लेता है। मैडम मैडम एक मिनट। डरते डरते वो आवाज की तरफ टॉर्च करता है। यहां से कई पेड़ दूर एक पेड़ के नीचे उनको कुछ नजर आता है, हिलता हुआ सा। वो दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं टॉर्च लेके, तो क्या देखते हैं कि उस पेड़ के नीचे अनिरुद्ध खड़ा है। अनिरुद्ध नंगे पांव खड़ा है। उसकी पीठ पर एक निशान है, उसके कपड़े फटे हुए हैं। निशान भी उसकी पीठ पर ऐसे है जैसे ने किसी ने 3 नाखून ऐसे करके उसके पीठ पर चलाए हों। उसकी शर्ट वर्ट सब फट चुकी है और वो ऐसे करके बस ऊपर देख रहा है और हिल रहा है, जैसे सीजर आ रहा हो, जैसे दौरा पड़ रहा हो। एकदम फाल्गुनी उसको देखकर जैसे रोने से लगती है और उसके मुंह से अनिरुद्ध का नाम निकलता है, अनिरुद्ध, और उसकी तरफ भागने वाली होती है। तो अचानक विजेंदर रोक लेता है। मैडम ऐसे नहीं मैडम, ऐसे नहीं साहब, अभी ठीक नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। शायद विजेंदर को वो चीज़ें पता है, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला है। वो आहिस्ता 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 आगे बढ़ते हैं। फिर एक पॉइंट पे आके विजेंदर रुक जाता है और उससे बोलता है, मैडम आप जाओ, इनको संभालो, मैं यहीं से टॉर्च डालता हूँ। वो फाल्गुनी एकदम मौका देखती है और भागती है अनिरुद्ध की तरफ। जैसे ही अनिरुद्ध के पीठ पे हाथ रखती है, उसका नाम पुकारती है, अनिरुद्ध। जैसी वो करती है, अनिरुद्ध जैसे बेहोश सा हो जाता है और नीचे गिर जाता है। वो उसको संभालती है, उसका मुंह देखती है तो उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई हैं, उसके मुंह से झाग आ रहे हैं और वो हिल रहा है। अनिरुद्ध क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? अनिरुद्ध क्या हो गया? उसके मुंह पे थोड़ा सा ऐसे मार के उसको जगाने की कोशिश कर रही है, उसको संभालने की कोशिश कर रही है, उसको उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बस आंखें ऊंची करके मुंह से झाग और हिलता जा रहा है। ये देख के विजेंदर भी भागता हुआ आता है। दोनों उसको अपने कंधे पे सहारा देते हैं। मैडम हमको यहाँ से जंगल से निकलना होगा, जल्दी चलिए। दोनों किसी तरह से उसको घसीट के जल्दी से जल्दी जंगल से बाहर लाते हैं, लॉज के अंदर लेके आते हैं और दोनों के सहारे से उसको कमरे में लाके बेड पर लिटा दिया जाता है। बेड पर अनिरुद्ध बिल्कुल सीधा लेटा है, बेहोश नहीं है, हल्की सी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसके अंदर की एनर्जी सारी चूस सी ली हो। सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी है उसकी। बिल्कुल थका हारा सा ऐसे बिल्कुल पड़ा हुआ है, आंखें हल्की सी खुली हैं, हल्की बंद है। वो उसका नाम बार बार पुकार रही है, लेकिन फाल्गुनी को जवाब कुछ नहीं दे रहा। ना उससे बोला जा रहा है, ना उससे सर हिलाया जा रहा है। बिल्कुल एकदम सुध बुध खोकर बेड पे पड़ा हुआ है। विजेंदर वहाँ से भागता है, फटाफट पहले जाके जनरेटर चलाता है। जनरेटर चला के वो लाइट आती है, फिर वो एक पानी का मग्गा लेके आता है और उसको फाल्गुनी को देता है। अनिरुद्ध के चेहरे पे सारी मिट्टी लगी हुई है, उसके कपड़े फट चुके हैं, उसके हाथों पे मिट्टी लगी हुई है। वो पानी यूज़ करके फाल्गुनी पहले उसको अच्छे से उसका मुंह साफ़ करती है, हाथ पैर साफ़ करती है। ऑल दिस वाइल शी इज़ क्राइंग, रो रही है वो अनिरुद्ध की ऐसी हालत नहीं देखना चाहती थी। क्या हो रहा है अनिरुद्ध को? ये विजेंदर दूर खड़ा होकर सिर्फ आंखें फाड़ के उसको देख रहा है और मन मन में जैसे कोई
जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा है। हाँ, और फाल्गुनी उसको संभाल रही है किसी तरह से। विजेंद्र कोने में खड़ा है। वो फाल्गुनी से बोलता है, मैडम हम अब जा रहे हैं, सुबह तकरीबन हो चुकी है, पाँव फट चुकी है, आपसे एक बात कहें। हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हैं, जंगल में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन जीव के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के समझ से बाहर हैं। हम तो कहेंगे आप इनको जल्दी से जल्दी घर ले जाइए, आगे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वहाँ जाकर किसी को दिखाइएगा, डॉक्टर को नहीं, किसी और को दिखाइएगा, क्योंकि हमें लगता है इनको कोई चीज़ चिपक गई है। हमारे गांव की मान्यता है जब कोई ऐसा चीज़ होता है तो कोई चिपक जाता है। ये सब बातें फाल्गुनी सुनती है। एक मिनट को उसका मन करता है बिलीव करने का, लेकिन इस वक्त वो एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पर वो बिलीव करना चाहती है, नहीं कर पा रही, लेकिन पूरी तरह इन चीज़ों को डिस्कार्ड भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने जो अनिरुद्ध को जिस स्टेट में देखा है, जिस हाल में देखा है, वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। वो फैसला करती है कि बस यहाँ से अब निकलेगी। वो किसी तरह सारा सामान पैक करती है, खुद ही सारी चीज़ें निकालती है, एक एक करके सारा पहले सामान गाड़ी में रखती है, फिर अनिरुद्ध को विजेंद्र की हेल्प से गाड़ी में बिठाती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है। अब इस वक्त फाल्गुनी के पास सिर्फ यही था कि वो अनिरुद्ध को लेकर दिल्ली चली जाए। फाल्गुनी ने सारा सामान पैक किया, अनिरुद्ध को लिया, एक एक करके सामान रखा, फिर विजेंद्र की मदद से अनिरुद्ध को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट करके दिल्ली की तरफ निकल गई। रास्ता वहाँ से भी काफ़ी लंबा था। अनिरुद्ध की हालत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी। वो बस सीट के एक तरफ ऐसे बैठा हुआ था। रास्ते में उसको बुखार भी चढ़ा। उसके अंदाजे के हिसाब से तकरीबन 101-102 बुखार था। फाल्गुनी ने उसको दवाई भी दी। रास्ते में इनकी बातें भी हुई। फिर फाल्गुनी ने बड़े प्यार से उससे पूछा कि अनिरुद्ध क्या हुआ था ऐसा, मुझे बताओ। अनिरुद्ध ने फिर अपनी टूटी आवाज़ में सब बता दिया उसको। उसने वो साया देखा, साये को बार बार देखा। उसके बाद उसने क्या क्या देखा, वहाँ जंगल में जाने के बाद, जंगल में जाने से पहले भी उसको उसकी आवाज़ आई थी। उसको बार बार पुकार रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, बस वो एक तरह से एक सुध बुध खो के उसकी तरफ चलता चला गया। नेक्स्ट उसको बस ये याद है कि पीछे से अनिरुद्ध का नाम फाल्गुनी ने पुकारा और फाल्गुनी की मुंह से अपना नाम सुनकर बेहोश हो गया। बस इतना याद है। फाल्गुनी गाड़ी चला रही है लेकिन रो भी रही है। उसको अनिरुद्ध के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसको अब एहसास भी हो रहा है कि वो अनिरुद्ध से कितनी शिद्दत से मोहब्बत करती है। दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं और पहुंचते पहुंचते क्योंकि लेट हो जाता है तो डिसाइड ये करती है फाल्गुनी कि उसको उसके घर तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगले कई दिन अनिरुद्ध को केयर की ज़रूरत है। तो वो अपने ही घर में अनिरुद्ध को रख लेती है। वहाँ उसको बुखार की दवाई भी देती है, पट्टियाँ रखती है, और जब उसको नींद आ जाती है तो वो सो भी जाती है। उस ट्रिप से आए हुए तकरीबन 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अनिरुद्ध की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो रही। और तो और अनिरुद्ध का बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा है। पिछले 3 दिन से जब से आए हैं, ना तो अनिरुद्ध नहाया है, ना ही उसने शेव किया है, ना ही कोई ग्रूमिंग करी है, और अजीब तरीके से खा भी रहा है, और उसके पास से एक अजीब सी बदबू आ रही है। अजीब सी बात है ये। ऐसा अनिरुद्ध कभी था नहीं। वो हमेशा बहुत साफ सफाई रखने वाला इंसान था, हर चीज़ बड़े अच्छे से करने वाला इंसान था। ऐसा क्यों कर रहा था वो? एक दिन ऐसे ही वो उसका ख्याल रख रही है, तबीयत ठीक करने की कोशिश कर रही है। वो गुस्सा ज़्यादा करने लगा है, उसकी बातों को इग्नोर भी करती है, बार पर चिल्ला देता है। जब उसको फाल्गुनी उसको बोलती है कि तुम नहा क्यों नहीं रहे हो, साफ कर लो, इतना गुस्सा कर लेता है जैसे पता नहीं क्या बोल दिया। हालांकि फाल्गुनी इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ ये चाहती है कि अनिरुद्ध ठीक हो जाए। ऐसे ही एक रात उसको सुलाने के बाद तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास फाल्गुनी की भी आंख लग गई थी। 2-2:30 बजे के आसपास फिर आंख खुली। उसका गला सूख रहा था, पानी पीना था उसको। उसने उठते ही सबसे पहले अपने बेड के साइड पर देखा तो अनिरुद्ध था नहीं। जब उसने इधर उधर देखा तो कमरे के कोने में अनिरुद्ध बिल्कुल कॉर्नर में खड़े होके अपनी पीठ फाल्गुनी की तरफ करके बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे वो जंगल में पेड़ के सामने खड़े होकर कर रहा था।
उसको वैसा ही सीजर आ रहा है। एकदम से फाल्गुनी उठी और अनिरुद्ध की तरफ भागी, अनिरुद्ध। लेकिन अनिरुद्ध हिल रहा था, उसकी आंखें बंद थी, उसके मुंह से झाग आ रहे थे। उसने अनिरुद्ध पे हाथ रखा, अनिरुद्ध। जैसे ही उसने रोते हुए उसको पुकारा, वो फिर से बेहोश हो गया। उसने उसको किसी तरह सहारा देके बेड पे लिटाया, उसका मुंह साफ किया, उसको पानी दिया, तब जाके वो थोड़ा सा काम डाउन हुआ। उसने अनिरुद्ध से बात करी, अनिरुद्ध क्या हो रहा है तुम्हें, क्या क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हें क्या दिखाई दिया? फिर से अनिरुद्ध ने वही बताया कि उसको अपना नाम सुनाई देता है उसके कान में, और वो भी फाल्गुनी की आवाज़ में सुनाई देता है। और उसके बाद जैसे वो बिल्कुल सुध-बुध खो देता है। हालांकि मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो जब जिनको सीजर आता है उनको याद नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन अनिरुद्ध को एक एक चीज़ याद होती थी। कैसे वो बेड से उठ रहा है, कैसे वो कॉर्नर में जा रहा है, कैसे वो सीजर आ रहा है उसको, कैसे वो कांप रहा है, जैसे उसकी एक कॉन्शियसनेस उसको ये सब दिखा रही है और कोई और चीज़ है अंदर जो ये करवा रही है। अजीब सा हो गया था वो जैसे खुद के ही बस में नहीं था, किसी और के बस में था, किसी और चीज के बस में था, किसी साये के बस में था। यह सुनने के बाद फाल्गुनी जैसे उसकी सारी रैशनैलिटी, उसका सारा लॉजिक खिड़की से बाहर चला गया हो। उसने उस वक्त तो अनिरुद्ध को सुला दिया, लेकिन उसी वक्त लैपटॉप खोल के रिसर्च में लग गई कि ये आखिर होता क्यों है, क्या है ये। उसने उत्तराखंड का वो एरिया, उत्तराखंड की फोकलोर, यूपी की फोकलोर, इंडिया की फोकलोर, माइथोलॉजी, सिम्टम्स, सब कुछ पढ़ डाला। यूट्यूब वीडियोस देखती थी उन लोगों के जो शायद ऐसी चीज़ों से गुजरे थे, अपनी कहानी सुनाते थे। 2-4 वीडियोस देखकर उसको एक नाम सामने आया था, शास्त्री जी का। पर वो बहुत टाइम कोशिश करती रही कि शास्त्री जी का पता लगे, कौन से शास्त्री जी हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या होता है, कुछ पता नहीं लग रहा था। डीमोनोलॉजी के ऊपर पढ़ चुकी थी, फोकलोर के ऊपर पढ़ चुकी थी। ये सिम्टम्स जिस तरीके से उसमें डिस्क्राइब किए थे, सारे कुछ अनिरुद्ध के साथ हो रहे थे। और उसकी फिर विजेंद्र की बात पे याद आ रही थी कि उसके बड़े बूढ़े भी यही कहते थे कि वहाँ की जो एंटिटीज़ हैं, वहाँ के जो भी चीज़ें हैं, वो एक बार चिपक जाती हैं तो छुटाना मुश्किल हो जाता है। अब वो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते फेसबुक देख रही थी कि अचानक उसको शास्त्री जी का एक पोस्ट नज़र आया जो किसी ने लाइक कर रखा था। वो पोस्ट में शास्त्री जी खुद भी थे, उनका फ़ोटो भी था और कुछ लोगों को एड्रेस कर रहे थे। लाइक था उसके ही एक कुलीग का। उसने फटाफट वो प्रोफाइल खोली ये देखने के लिए कि वही कुलीग है जो वो समझ रही है, वही था। तो उसने मोबाइल उठा के फटाफट उस कुलीग को फ़ोन किया। कुलीग ने उठाया और उसने बात करी और उसको पहले हालचाल पूछा, फिर फाल्गुनी ने उसको सारा का सारा किस्सा बता दिया, एक एक चीज़ बता दी। क्या हुआ पिछले कुछ दिन में, क्या हुआ कल रात जब वो सीजर हुआ तब क्या हुआ, उसके बाद वो रिसर्च करते करते उसको दिन हो गया था, वो सारी रिसर्च उसने बताई, सब कुछ उसने कुलीग को खुल के बताया। उस कुलीग ने बोला कि देखो, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन अगर कोई इंसान है जो ये पता कर सकता है कि उसके साथ क्या हुआ है और इलाज बता सकता है तो वो शास्त्री जी हैं। और शास्त्री जी हर किसी से मिलते नहीं हैं, सिर्फ रेफरेंस पे अपॉइंटमेंट देते हैं, लेकिन वो भी पता नहीं अभी देंगे नहीं देंगे, बिकॉज ये कोविड का ज़माना है, लॉकडाउन सिर्फ पार्शल खुला है और शास्त्री जी किसी से मिल नहीं रहे हैं। लेकिन उसके कुलीग ने आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि वो कोशिश करेगा पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। 2-3 घंटे बाद तकरीबन उसका फ़ोन आया और उसने बोला कि किसी तरह से शास्त्री जी का मैंने 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट ले लिया है, लेकिन वहाँ पर शर्त यह है कि तुम अकेली नहीं जाओगी सब कुछ बताने, अनिरुद्ध को साथ लेके जाओगी, क्योंकि वो अनिरुद्ध से मिलना चाहते हैं। क्योंकि मैंने भी शास्त्री जी को सारी कुछ बता दिया है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है, तो जिस टाइम बोला है उसी टाइम पहुँच जाना। वो दिन आया फाइनली, वो अनिरुद्ध को लेकर शास्त्री जी ने जहाँ जो एड्रेस दिया था वहाँ पहुँची, ठीक टाइम पे पहुँच गई थी। शास्त्री जी अंदर बैठे हुए थे कमरे में, कमरे के बाहर ही दोनों खड़े थे और थोड़ा सा दूर से ही उन्होंने, शास्त्री जी ने बोला कि आप पहले मुझे पूरी बात बताइए। तो पहले फाल्गुनी ने बातें बताई, फिर अनिरुद्ध को बोला, अनिरुद्ध ने पूरा किस्सा सुनाया, उसने क्या देखा, महसूस क्या किया, कैसा उसको सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया, सब कुछ अनिरुद्ध ने पूरा किस्सा बताया।
उसके बाद शास्त्री जी ने सिर्फ 2 सवाल किए। पहला, अनिरुद्ध आपको कौन से कान में वो सुनाई दिया था? अनिरुद्ध बोला, सीधे कान में। दूसरा सवाल, क्या जो आवाज़ आपको सुनाई दी थी क्या वो जान पहचान की आवाज़ थी? ये सवाल सुनकर अनिरुद्ध और फाल्गुनी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अनिरुद्ध ने सामने देखा, बोला, जी, वो आवाज़ जैसे फाल्गुनी की आवाज़ थी। शास्त्री जी ने सर नीचे कर लिया, थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आपके साथ क्या हुआ है। ये एक कर्ण पिशाचनी है जो आपसे चिपक गई है। जब आपने उसको पहली बार देखा था गाड़ी से उतरते वक्त, वो उस वक्त आपको अपना टारगेट फिक्स कर चुकी थी। आपने उसको बार बार देखा, वो इसलिए क्योंकि आप उसका टारगेट बन चुके थे। अब क्यों बन चुके थे, वो आप पर क्यों आई थी, इसका कोई जवाब नहीं है। हो सकता है कि आप गलत जगह पर गलत टाइम पर हो, या हो सकता है कि उसको बहुत टाइम से कोई और मिला ना हो, और आप जब जंगल में उस रात पहुंचे तो वो उसका एक फाइनल टारगेट था, वो आप पर उस वक्त चिपक चुकी थी। और कर्ण पिशाचनी जब किसी पे चिपक जाती है तो उसको वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फाल्गुनी जी, फिर शास्त्री ने फाल्गुनी की तरफ देखा, आपने जिस दिल से, जिस तरीके से अनिरुद्ध को आवाज़ दी थी पहली बार और फिर जंगल में दूसरी बार, आप ये समझ लीजिए कि उस दिल से दी हुई आवाज़ की वजह से कर्ण पिशाचनी का जो असर है वो पूरी तरह अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि कर्ण पिशाचनी उन मर्दों पर चिपकती है जो या तो अकेले होते हैं, या बहुत वनरेबल होते हैं, या फिर उनके साथ कोई और नहीं होता। लेकिन आपका जो प्रेम है अनिरुद्ध के लिए वो बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए उसका असर अभी तक पूरी तरह नहीं हुआ है। और उम्मीद है कि मैं आपको जो इलाज बताऊंगा उसके बाद आप इस चीज़ से फ्री हो पाएंगे। शास्त्री जी ने कुछ मंत्र लिख के दिए और बोला, ये 40 दिन तक रोज़ आप दोनों को पढ़ने हैं, और एक मैं कवच बना के दूंगा, वो अनिरुद्ध को पहनना है हर टाइम। वो कवच अनिरुद्ध की स्किन से टच होना चाहिए, चाहे वो नहा रहे हों, चाहे कहीं और हों, चाहे कहीं भी जाएं, वो कवच आपसे दूर नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत, किसी भी हालत। ये शास्त्री जी ने बोला, और जो मंत्र उन्होंने बोला था वो लिख कर दिया, और तकरीबन आधे घंटे बाद उन्होंने अपने हाथ से एक कलश बनाकर उनको दिया। उस पर कुछ लिखा हुआ था, उन दोनों के नहीं समझ में आ रहा था। वो दिया और अनिरुद्ध को अपने हाथ से पहनाया और बोला कि 40 दिन बाद ये सब करने के आप फिर से आओ मेरे पास, फिर बात करेंगे। दोनों वापस गए और दोनों ने उसी दिन से उस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जितना वो पढ़ सकते थे रोज़ उतना पढ़ते थे, जितना वो अपने अंदर से वो चीज़ें निकालने की कोशिश कर सकते थे कर रहे थे। 40 दिन बाद फिर वो शास्त्री जी के पास गए। दोनों बेहतर थे, अनिरुद्ध बहुत बेहतर हो गया था, अब वो अपना ख्याल भी रखने लगा था, फाल्गुनी उसका ख्याल रखने लगी थी। आज उस बात को 6 साल गुजर चुके हैं और दोनों आज मैरिड हैं। उनकी शादी को भी तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। दोनों बहुत खुश हैं आपस में। उस वक्त फाल्गुनी के साथ देने की वजह से, फाल्गुनी की दिल से अनिरुद्ध की मदद करने की वजह से अनिरुद्ध और फाल्गुनी आज एक सही अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। ये थी आज की कहानी। आप सुन रहे थे सिर्फ द डायरी पर, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपना कमेंट करना ना भूलें और इस कहानी को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानी है तो हमारे ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजें। द डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।